हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी सीबीटी एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सीबीटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए गाइस स्टूडेंट्स का जो रिव्यू दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, इनमें से लगभग 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो डीजीटी की ओर से रिपीट किए जा रहे हैं। बार बार जो है मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूं कि डीजीटी की ओर से जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। जिन भी स्टूडेंट्स का सीबीटी एग्जाम पेपर अब होने वाला है, आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चन, ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चन कंप्लीट पेपर में डिस्कस करने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है। संधारित्र आपको पता है दो चालक प्लेटें होती है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। इसके ऊपर जो है हम वोल्टेज आरोपित करते हैं। गाइस ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या है। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज आरोपित करते हैं तो यहाँ पे जो है ना परावैद्युत पदार्थ एक तरीके से कुचालक पदार्थ है। इस कुचालक पदार्थ की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी करंट का प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। दोस्तों रिलेक्टेंस जो है उसकी इकाई होती है एम्पीयर टर्न पर वेबर। रिलेक्टेंस क्या होता है, एक चुंबकीय रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, चुंबकीय प्रतिरोध है रिलेक्टेंस। और इसका सूत्र होता है N गुणा I बटा फ्लक्स फाई। तो N गुणा I जो है, I का मतलब है एम्पियर और N का मतलब होता है टर्न। तो एम्पियर टर्न तो ऊपर हो गया और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तक का नाम क्या है। देखो यार ये क्वेश्चन बार बार मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। ये जो परावर्तक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और इसका नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखे हैं, पैराबोलिक है या फिर मिरर दर्पण है या फिर सॉफ्ट लाइट है या फिर डिस्पर्सिव टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखिए इसकी आकृति ऐसी है, ऐसी, इसको पैराबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, ठीक है। परवलयाकार, पैराबोलिक इंग्लिश में परवलय मतलब परवलय के आकार का। परवलय कोई वर्त होता है ना, वर्त, अगर उसको हम थोड़ा सा ऐसे दबा दें, पिचका दें और उसका कुछ पार्ट अपन ले तो उस पार्ट को जो है एक तरीके से पैराबोलिक होता है। वो पैराबोलिक मतलब परवलयिक, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है परवलयिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। अनुमत रिसाव, ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर पेपर में रिपीट हो रहा है। 1/5000 गुणा फुल लोड करंट जो है ये होता है अनुमत रिसाव वर्तमान, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़। देखो यार सिरोपरी लाइनों में कौन सा जोड़, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। वेस्टर्न यूनियन जोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। लैंप चमक भी कम है और मोटर भी धीमी गति से चल रही है, तो उसका कारण हो जाएगा गाइस उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, उच्च मान हाई वैल्यू सीरीज रेसिस्टेंस फॉल्ट, यानी श्रेणी के अंदर जो है उच्च मान का कोई प्रतिरोध आ गया है, ठीक है। उच्च मान का प्रतिरोध आ गया तो उस वजह से क्या होगा, आगे वोल्टेज कम मिलेगा, कम वोल्टेज के कारण मोटर भी धीमी चलेगी और लैंप चमक भी कम होगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचने समय संकेत क्या होगा। संकेत, एसी आपूर्ति जांच रहे हैं, ध्रुवता, नियन ध्रुवता संकेतक, ठीक है। एसी आपूर्ति जांच रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, जलेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, जलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि। टिनिंग कार्य के लिए डीप सोल्डरिंग, टिनिंग के लिए डीप सोल्डरिंग, टिनिंग कार्य के लिए डीप सोल्डरिंग, ठीक है। डीप सोल्डरिंग ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्रीन वाले हैं वो करेक्ट आंसर है गाइस,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है, 3 कला इसी परिपथ में कलांतर कितना होता है 120 डिग्री। अगर सिंगल फेज के लिए बोले तो फिर 90 डिग्री आंसर आता है, और 3 फेज के लिए 3 कला के लिए पूछे तो 120 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी है। भारत में तो एसी आवर्ती जो अपने घरों में सप्लाई आ रही है एसी प्रत्यावर्ती धारा, उसकी उसमें जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये तो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ लेते हो। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम। यहाँ पे एक्स से इंगित जो रेती है इसके भाग का क्या नाम है, इस भाग का क्या नाम है, इस भाग का नाम है गाइस हिल। क्या नाम है, हिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो डिजिटल घड़ियों में मरकरी पारा सेल, जिसे बटन सेल भी बोलते हैं, वो प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य। देखो यार समझना, सोल प्लेट होती है बिल्कुल नीचे नीचे वाली, पेंदे वाली, बॉटम वाली। ठीक है, तो सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। जो कंटेनर है उसके निकट संपर्क में रखना। अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जो गर्म करेगा ना, सोल मतलब जो विद्युत केतली है उसमें जो भी वस्तु पदार्थ डालेंगे उसको जो गर्म करेगा, उस एलिमेंट को, उस तत्व को, एलिमेंट को, ठीक है, उस फिलामेंट वाला जो है चीज है, ठीक है, उसको जो है संपर्क में रखता है, कंटेनर के निकट संपर्क में रखता है। इसलिए जो है वहां पे सोल प्लेट का उद्देश्य जो है वो यही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी में किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का, किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। एल श्रेणी, एल सीरीज टाइप एमसीबी, एल सीरीज टाइप एमसीबी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो एल सीरीज टाइप एमसीबी जो है वो गीजर में उपयोग होगा। एक जी सीरीज टाइप एमसीबी होता है जो हम मोटर्स में उपयोग करते हैं। ठीक है, गीजर हुआ, ठीक है, इसके अलावा हीटर हुआ, वहां पे हम एल श्रेणी एमसीबी प्रयोग करते हैं, एल श्रेणी एमसीबी। और एक जी सीरीज एमसीबी भी होता है जो हम मोटर्स में उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद में एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को, इलेक्ट्रोडायनेमो, देखो यार समझना, जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार का उपकरण है तो उससे किसकी मात्रा, उससे जो है हम पावर की मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक है, पावर मतलब एक तरीके से शक्ति, शक्ति मतलब वाट, वाट। इलेक्ट्रोडायनेमो जो वाट मीटर होता है ना, वो इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार का ही होता है। वाट मीटर जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमो मीटर प्रकार का ही होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी की जो इकाई है गाइस वो होती है ओम पर वोल्ट। ठीक है, ओम मतलब रेजिस्टेंस बटा वोल्ट विभवांतर, ठीक है, आर बटा वी। तो ओम बटा वोल्ट जो है ये संवेदनशीलता की इकाई होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विभवपात विधि के ऊपर। ठीक है, कौन से सिद्धांत पे, देखो समझना, विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है ना वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो सिद्धांत जो है वो है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभवपात विधि, विभवपात विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक, देखो यार आदर्श मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल का मतलब वो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो, किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। ठीक है, उसमें प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच संबंध क्या होगा गाइस, आदर्श है तो कोई भी जो है लॉस नहीं होगा, कोई भी क्षति नहीं होगी उसमें। तो उसमें क्या होगा, E1 बराबर V1 होता है और E2 बराबर V2 होता है। ठीक है, ये होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या लिखे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे, अच्छा बी ऑप्शन में जो चीज मैंने बताई आप लोगों को वो यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखी हुई है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ओम प्रति डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट को कहते हैं, किसको कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। ठीक है, तापमान गुणक को कहते हैं ओम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। ये देखो यार, ये वायरिंग स्थापना है और इसमें परीक्षण किया जा रहा है। देखो दो डायग्राम यहाँ पे बने हुए, एक इंग्लिश का और एक हिंदी के लिए। ठीक है, एक ही डायग्राम को आप लोगों को नोटिस करना है। यहाँ पे देखो यार, चालक, ये देखो ये तो चालक कनेक्टेड है और इधर भूमि कनेक्टेड है। चालक और भूमि के बीच में जो है
एक तरीके से इंसुलेशन टेस्ट जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ और चालक के बीच में जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। गुथे हुए मोर फ्लेक्सिबल होता है भाई, गूंथा हुआ जो है ना, देखो यार ठोस होगा ना, ठोस ऐसा सीधा होगा, बेंड वेंड हो जाएगा उसमें, लेकिन गुथा हुआ मतलब बारीक बारीक बहुत सारे तार होंगे उसमें, बारीक बारीक तार। ठीक है, तो गूथा हुआ क्या होता है, अधिक लचीला होता है। गूथा हुआ मतलब बारीक तारों से लपेट कर बनाया गया। ठीक है, वो क्या होगा, अधिक लचीला होगा, मोर फ्लेक्सिबल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और अर्धचालक पदार्थ होते हैं अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ ऑप्शन में डी में लिखा हुआ है सिलिकॉन, तो सौर सेल जो है वो बनाने के लिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। देखो यार, बहुमंजिला मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ठीक है, उसमें तारों की ट्री प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ट्री प्रणाली का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। ठीक है, क्योंकि बहुमंजिला इमारत है तो उसमें बहुत सारे फ्यूज रहेंगे, अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग फ्यूज रहेंगे, तो दोष कहाँ पे गया, कौन से फ्लोर पे दोष आया, फॉल्ट आया, उसको ढूंढने में आसानी रहेगी, इसलिए ट्री प्रणाली का वहां पे उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नियम के अनुसार पावर उपरिपथ। देखो दोस्तों, दो तरीके के परिपथ होते हैं, एक होता है पावर उपरिपथ और एक होता है लाइट एंड फैन। लाइट एंड फैन वाले में 800 वाट तक हम कनेक्ट कर सकते हैं, 10 पॉइंट वहां पे हो सकते हैं। ठीक है, और पावर उपरिपथ में 3000 वाट तक हम कनेक्ट करते हैं और केवल 2 पॉइंट हम ले सकते हैं। ठीक है, ये चारों चीजें जो है मैंने आप लोगों को बताई, चारों चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। पावर उपरिपथ में 3000 तक का वाट हम कनेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट हम निकाल सकते हैं, और लाइट एंड फैन वाले में जो है 800 वाट तक का लोड कनेक्ट करते हैं और 10 पॉइंट तक हम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एल श्रृंखला एमसीबी कौन से विद्युत उपकरण में। तो एल श्रृंखला जो है वो यहाँ पे जनरल लाइटिंग में भी यूज में लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गीजर के लिए भी जो है एल श्रृंखला एमसीबी का जो है आप लोगों को क्वेश्चन आया था, वो बताया था। तो एल श्रृंखला जो है वो जनरल लाइटिंग के लिए भी होती है, वहां पे गीजर था उसके लिए भी होती है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा देखो जी सीरीज है ना, इन तीनों के लिए जी सीरीज ही काम में लेते हैं, जी सीरीज एमसीबी। मोटर के लिए मैंने उस समय आप लोगों को बताया था, मोटर के लिए जी सीरीज, एयर कंडीशन एसी के लिए भी जी सीरीज, हेलोजन लैंप जो होता है उसके लिए भी जी सीरीज का ही उपयोग होता है। तो इन तीनों के लिए तो जी सीरीज एमसीबी का प्रयोग करते हैं, और जनरल लाइटिंग हुआ, गीजर हुआ, हीटर हुआ, उसके लिए हम एल सीरीज एमसीबी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ क्या होगा। वोल्टेज पाथ, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना, वोल्टेज ड्रॉप V बराबर आई आर होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा V बराबर आई आर होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई। विशिष्ट प्रतिरोध कह दो या प्रतिरोधकता बोल दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो या रेजिस्टिविटी बोल दो। ठीक है, ये सब एक ही चीजें हैं। ऐसा इकाई इसका ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। रो से इसे दर्शाते हैं। ठीक है, रो से दर्शाते हैं, आर ए बटा एल इसका जो है मात्र वो फॉर्मूला हो जाएगा, और ओम मीटर जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ओम मीटर एसआई मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक ओम सेंटीमीटर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस औजार का नाम, ये औजार तो पिंसर है, आपको पता है, लकड़ी से। अच्छा, उपयोग पूछा है, हाँ देखो समझना, इस औजार का उपयोग पूछ रहा है, उपयोग। ये औजार जो है ना, इसका नाम होता है पिंसर। क्या होता है, पिंसर। और पिंसर का उपयोग होता है किसी भी लकड़ी में कोई कीले हैं तो उनको निकालना, यहाँ से पकड़ के कील को निकालना बाहर। ठीक है, तो इसका उपयोग पूछा इसने, इसलिए जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लकड़ी से कीले निकालना। लकड़ी से कीले निकालना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जूल का जो नियम होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी प्रति जूल। ठीक है, प्रति जूल, H बराबर आई स्क्वायर आर टी प्रति जूल। ठीक है, तो ये होता है जूल का नियम। ठीक है, जूल का नियम। ठीक है, जूल का नियम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है।
सिस्टम अर्थिंग होता है दोस्तों जहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत हो, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक अर्थिंग अगर फेल हो जाए तो दूसरी अर्थिंग काम में आ जाए वहां पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिस्टम अर्थिंग। क्या बोलते हैं? सिस्टम अर्थिंग। और सिस्टम अर्थिंग जो है यहाँ पे छोटी औद्योगिक स्थापना में नहीं, विद्युत लेपन स्थापना में नहीं, घरेलू वायरिंग में भी सिंगल जो है अर्थिंग की जाती है, वहां सिस्टम अर्थिंग की जरूरत नहीं है। जनरेटिंग स्टेशन का मतलब है जहां पे बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब बिजली का उत्पादन होगा वहां बड़े बड़े बहुत महंगे महंगे जो है जनरेटर लगे होते हैं। अब उन जनरेटर की सुरक्षा के लिए एक अर्थिंग काम नहीं करेगा, वहां पे 2 अर्थिंग 3 अर्थिंग जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे उन अर्थिंग को जो है एक तरीके से सिस्टम अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिस्टम अर्थिंग, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम बी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित होते हैं? कोई भी स्थिति में एम बी प्रकार वाले जो है कोई भी स्थिति में संचालित हो जाते हैं, एनी पोजीशन, कोई भी स्थिति में एम बी प्रकार वाले, ठीक है। एम बी प्रकार वाले बोला है, सिर्फ एम बी प्रकार वाले हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप HPMV, ठीक है, एमबी टाइप वाले किसी भी पोजीशन में संचालित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर है 2 वाइंडिंग वाला, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अरे 2 वाइंडिंग वाला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा भाई, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये द्वितीय वाइंडिंग, इसमें यहाँ जो फ्लक्स जाता है वो फ्लक्स होता है म्यूचुअल फ्लक्स। क्या होता है? म्यूचुअल अन्योन्य प्रेरित EMF होगा, ठीक है। ऑप्शन डी म्यूचुअल फ्लक्स के कारण जो EMF उत्पन्न होगा, EMF अन्योन्य प्रेरित EMF ही कहलाएगा, वहां पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण? तेल के क्रैकल टेस्ट, अरे यार भाई तेल का क्रैकल टेस्ट जो है वो अपन इसलिए करते हैं कि तेल में कोई नमी वगैरह तो नहीं आ गई, उसमें मॉइस्चर तो नहीं आ गया, ठीक है। तो नमी का टेस्ट का निर्धारण करता है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? ऐसी समांतर परिपथ में जो प्रेरकत्व है उसका पारस्परिक क्या है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल पारस्परिक का मतलब है यहाँ पे रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब है गाइस यहाँ पे एक तरीके से व्युत्क्रम। तो इंडक्टेंस के लिए पारस्परिक जो है वो ससेप्टेंस होता है। क्या होता है? ससेप्टेंस होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवर्ती मीटर का प्रकार क्या है? ये जो आवर्ती मीटर है ये कौन सा है? फ्रीक्वेंसी मीटर है, और ये फ्रीक्वेंसी मीटर कौन सा है? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। कौन सा है? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। याद कैसे रखोगे गाइस? इसमें ये पत्तियां लगी हुई है, पत्तियों में मैकेनिकली एक तरीके से वाइब्रेशन उत्पन्न होगा फ्रीक्वेंसी के कारण, इसीलिए मैकेनिकल रेजोनेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप वाला, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप देखो फ्लोरोसेंट नहीं है, हॉट है, ये भी हॉट है, ये भी हॉट है, ठीक है। कोल्ड की बात कर रहा है तो नियोन वाला जो है ना वो कोल्ड होता है, इसीलिए नियोन लैंप जो है ना वो आपको पता है संकेतक के रूप में काम में लेते हैं, कहीं भी इंडिकेटर्स के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स। और आप देखोगे इंडिकेटर्स कभी भी गर्म नहीं होते, लंबे समय तक जलते ही रहते हैं, लेकिन गर्म नहीं होते, इसलिए कोल्ड कैथोड कहा गया है इनको, कोल्ड कैथोड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? दोस्तों एक होता है एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर का तो ये फॉर्मूला है, ये एक्टिव पावर है, और रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI sin फाई, ठीक है। ये एक्टिव पावर है, P बराबर VI कोस थीटा, थीटा बोल दो या फाई बोल दो, ठीक है। P बराबर VI कोस थीटा जो है वो एक्टिव पावर है, और रिएक्टिव पावर होता है P बराबर VI sin थीटा। कभी कभार थीटा की जगह फाई जो एंगल है, फेज एंगल है, उसको फाई के रूप में भी हम लेते हैं, ठीक है, इसीलिए थीटा बोलो या फिर कभी कभार फाई का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिव पावर है, और इसका अगर पूछे तो ये एक्टिव पावर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इस भूमिगत केबल में अक्ष से इंगित भाग क्या है? अक्ष से इंगित भाग देखो यार भाई मेरे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे ये केबल कोर है, इसके ऊपर इंसुलेशन है, इसके ऊपर मेटालिक शीट होता है, ठीक है, उसके ऊपर बेडिंग होता है, आर्मरिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये मैंने कहा अभी, देखो समझना बात को, कोर है, इंसुलेशन है, मेटालिक शीट होता है, लेड शीट, मेटालिक। अब लेड क्या है? धातु ही तो है, इसीलिए धात्विक शीट भी बोलते हैं इसको, लेड शीट, ठीक है। तो ये लेड शीट है, ऊपर ही ऊपर सर्विंग होता है, सर्विंग से अंदर जो है आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग के नीचे बेडिंग होता है, बेडिंग से नीचे जो है मेटालिक शीट होता है, मेटालिक शीट के नीचे इंसुलेशन होता है, और इंसुलेशन के जस्ट नीचे जो है कोर होता है, मेन केबल कोर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड शीट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थ्योरी के 38 क्वेश्चन हुए। अब देखो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो है
6 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। और गाइस ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, कंफर्म कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना, तैयार कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर लीवर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है वो सीजर्स का एक पेयर, सीजर्स मतलब कैंची, कैंची जो है ना, कैंची, कैंची किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर वाला एग्जाम्पल है। आप लोग सभी कमेंट करके बताओगे एक उदाहरण तो सेकंड ऑर्डर लीवर का और एक उदाहरण थर्ड ऑर्डर लीवर का। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं गाइस क्योंकि सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर जो है उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है उसका उदाहरण है ए पेयर ऑफ सीजर्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो लोहा जो है वो फेरस मेटल है, लोहे धातु में होगा लोहा। किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा? लोहे धातु में होगा लोहा, लोहे धातु में है। तो जिंक है भाई, ये ब्रॉन्ज मेटल है, ये ब्रास मेटल है। इन दोनों में तांबा होता है, तांबा प्रमुख रूप से क्या होता है? तांबा होता है। और यहाँ लोहे धातु में ही तो लोहा होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी? वर्ग का क्षेत्रफल है 625 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा को मैं ए से लिख रहा हूँ, भुजा स्क्वायर बराबर 625। तो ए जो है स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट लगेगा, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25। क्या आएगा? 25। बहुत इजी क्वेश्चन भाई, बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है? मूलभूत इकाई होती है गाइस लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। टोटल 7 होती है, 7 कौन कौन सी होती है? लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, करंट होता है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ठीक है, तापमान होता है। टोटल 7 मैंने बता दी, ये सातों की सातों मूल मात्रक है, ठीक है। मूलभूत इकाइयां कहलाती है, इनमें से 3 यहाँ पे दे रखी है, लेंथ, मास और टाइम, मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा मास कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान। हिंदी में द्रव्यमान कहेंगे, इंग्लिश में मास कहते हैं। वस्तु में निहित मात्रा जो है द्रव्यमान कहलाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में द्वितीय ऑर्डर लीवर कौन सा उदाहरण है? द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो द्वितीय ऑर्डर लीवर जो है वो बोतल है। अभी मैंने कहा था, थोड़ी देर पहले कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर, तीनों लीवर के जो है आपको उदाहरण याद रखने हैं भाई, ठीक है। तो तीनों के आप लोग यहाँ सेकंड ऑर्डर लीवर का भी देखो एक एग्जांपल आया है, बोतल ओपनर, बोतल को खोलने वाला ओपनर जो है वो सेकंड ऑर्डर लीवर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है वर्कशॉप कैलकुलस साइंस के टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद में देखो ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, बहुत इजी आते हैं ड्राइंग के क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, इस पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो ये तो क्या है? पानी है, वाटर है। क्या है? इसको देखने से पता चल रहा है वाटर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का, तो ये कंक्रीट वाला आ गया। ये देखो सेकंड जो है ये कंक्रीट हो गया, कंक्रीट ठोस, कंक्रीट का जो है ये पारंपरिक चिन्ह है, सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लाइन बी को पहचाने। लाइन बी जो है कौन सी है? देखो यार, ये लाइन बी है यहाँ पे, और ये लाइन कौन सी है यहाँ पे? देखो समझना, आप लोग ऑप्शन दे रखे हैं, लाइन बी को पकड़ो पहले, सबसे पहले तो ये रही लाइन बी, ठीक है। ये लाइन बी है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे एरो साइन है, और इस साइड भी यहाँ पे एक पॉइंट सा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक्चुअल में एक छोटा सा एरो साइन ही बना हुआ है। अब ये यहाँ पे जो है इस पूरी की पूरी को बता रहा है, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन बोलते हैं, आयाम रेखा या विमा रेखा बोलते हैं, आयाम रेखा या फिर विमा रेखा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संरेखित सिस्टम के आयाम की पहचान करिए। कौन सा संरेखित सिस्टम कौन सा है? दोस्तों संरेखित सिस्टम का मतलब होता है संरेखित, एक ही रेखा में, और एक ही रेखा में देखो यही वाला है, पूरा पूरा बीच में से नहीं टूटा हुआ ना, बीच में से कहीं नहीं टूटा, इस साइड से भी बीच में से कहीं से भी नहीं टूटा हुआ, तो ये संरेखित है, सही संरेखित है, ठीक है। हाँ, बाकी सब में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से टूटे हुए, इसमें आप देखोगे तो इधर तो सही है, लेकिन इधर देखो ये बीच में से ब्रेक हो रखे हैं ना, लाइन के बीच में से ब्रेक हो रखे हैं, ये देखो बीच में से ब्रेक हो रखा है, इसमें देखो यहाँ ऊपर से ही ब्रेक हो रखा है, तो जो ब्रेक नहीं हो रखा ना वो संरेखित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस उपकरण का, ये तो ओपन एंड स्पिनर है, दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, ओपन एंड स्पिनर, अरे भाई इस साइड से भी खुला, इस साइड से भी खुला, इसको बोलेंगे ओपन एंड। ओपन एंड मतलब इसके एंड, दोनों ही एंड क्या है? खुले हुए हैं, तो ओपन एंड स्पिनर हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसके बाद में उपकरण का नाम पहचाने, ये कौन सा है यार? ये तो बॉल पिन हैमर है भाई, कोई बच्चा बता देगा इसका आंसर, तो बॉल पिन हैमर कौन सा है? बॉल पिन हैमर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन ड्राइंग के हो गए। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सर्च इंजन कौन सा है?
तो गूगल भाई सर्च इंजन है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस देखो यार, वीडियो टेप स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड स्टोरेज है, प्रिंटर स्टोरेज का करता है, प्रिंट करता है सिर्फ, तो ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना एक कंप्रेहेंसिव लिसनिंग कहलाता है। एक होता है अप्रिशिएटिव लिसनिंग, ये होता है एक तरीके से जैसे गाना सुनना, ठीक है, गाना सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कंप्रेहेंसिव लिसनिंग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप जांच करोगे, आप उसके आधार पे आपको जानकारी मिल रही है तो बनाने की बेहतर, मतलब उचित उत्पाद सुझाव आप दे सकते हो। आपने जांच की कस्टमर की, किसकी, यहाँ पे कस्टमर की बात कर रहा है, कस्टमर इंटरेक्शन वाला आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जांच के दौरान आपने जो है जो जानकारी प्राप्त की उसके आधार पे आप क्या डिसीजन ले सकते हो, तो आप उस उपभोक्ता को, जो आपका कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है आपका, उसको आप एक बेहतर उत्पाद के बारे में सजेस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस क्या है। आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस जो है वो 38% होता है। गाइस इसको रट लेना भाई, रट लेना, ये याद रखने का क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने वझने का दिमाग नहीं लगाना ज्यादा आप लोगों को। आमने सामने के संचार में, आमने सामने का संचार है मतलब आमने सामने एक दूसरे से आप बात कर रहे हो, उसमें टोन ऑफ वॉइस का योगदान होता है 38%। कितना होता है, 38%। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि, ये तो कोई बता देगा, साइबर क्राइम कहलाएगा। अवैध गतिविधि जो है वो साइबर क्राइम कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर गर्मी ठंडी वाली शारीरिक असहजता, ये तो एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल बैरियर मतलब पर्यावरण बाधा है। क्या है, पर्यावरण बाधा है। शोर गर्मी ठंडी वाली शारीरिक असहजता, गर्मी ठंडी ये क्या है, पर्यावरण, ये तो है, पर्यावरण की बाधा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाक्य है इज देयर एनी साइट इंजीनियर, इज देयर मतलब क्वेश्चन वाचक है, ये क्वेश्चन वाचक है तो क्वेश्चन वाचक का इस्तेमाल कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अरे इज से स्टार्ट हो रहा है मतलब क्वेश्चन वाचक है ये, कि पर्सन वाचक है ये, पर्सन वाचक, पर्सन पूछ रहा है इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है, तो वहां पे क्या जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज की पिच का उठना या गिरना। आवाज की पिच का उठना या गिरना क्या कहलाता है, आवाज का उतार चढ़ाव कहलाता है। इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या कहलाएगा, इंटोनेशन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑनलाइन जॉब सर्च पोर्टल जो है कौन सा नहीं है, स्नैपचैट। कौन सा, स्नैपचैट। इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, स्नैपचैट आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्रों और मशीनरी में निवेश। हाँ देखो मशीनरी में, संयंत्रों और मशीनरी में जो निवेश खर्च किया जाता है ना, वो आपका मध्यम और विनिर्माण उद्योग के लिए, मध्यम के लिए कितना होता है 5 करोड़ से 10 करोड़ के लिए मध्यम, और जो सूक्ष्म होते हैं वो 5 करोड़ से कम हो जाएंगे, और उच्च विनिर्माण वाले जो मध्यम से भी हाई जो होंगे वो 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। तो मध्यम विनिर्माण के लिए 5 से 10 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में कॉपी कमांड के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं। कॉपी कमांड के लिए किसका यूज करते हैं, Ctrl+C का यूज करते हैं, Ctrl+C कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। फाइल का नाम के लिए देखो यार, फाइल का नाम बदलना हो ना, रट लो भाई, कंफर्म कर लो, फिक्स कर लो इसको कि फाइल का नाम बदलना है तो F2 फाइल का नाम बदलना है तो F2 फंक्शन की जो है ना, फंक्शन की मतलब जो आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर बहुत सारी फंक्शन की होती है, F1 F2 F3 F4 F5 का आप यूज करते होंगे रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही F2 जो है फाइल का नाम बदलना हो तो वहां पे F2 की का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है। स्मार्ट में ए का अर्थ है अचीवेबल। देखो स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रिलेवेंट और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। तो ए का पूछा है तो ए का अचीवेबल, ठीक है, अचीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। सफल लोग असफल होते हैं
लेकिन असफलता को हैंडल कैसे करते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन को देख के ही पता चल जाएगा भाई, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। जो सफल लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, क्रिया का सही काल चुने। आई फिर से यहाँ ब्लैंक है, म्यूजिक व्हेन वाज ए चाइल्ड। तो आई लर्नड, देखो यार वाज है ना, वाज मतलब पास्ट है, तो पास्ट यहाँ पे देखो, लर्न प्रेजेंट है, फ्यूचर है और ये भी प्रेजेंट है। अब यहाँ वाज था तो यहाँ पे पास्ट ही आएगा ना। लर्नड मतलब सेकंड या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लर्न, लर्नड क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस तो आएगा यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण का हमें जो है उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना है। द लिटिल गर्ल्स आईज रिवील्ड हर मिस्टेक। लिटिल गर्ल्स आईज, अब आईज क्या होगी? ट्विंकल करेगी ना यार, आईज तो ब्लिंक करेगी, ट्विंकल चुभी नहीं यार, शॉर्ट साइटेड, वीक। अब लिटिल गर्ल्स की तो क्या होगी? ट्विंकल, ब्लिंक करेगी, ब्लिंक कर रही है मतलब झपक झपक कर रही है, ट्विंकलिंग आईज, ठीक है। बहुत ही प्यारी जो है ट्विंकलिंग आईज जो है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक कौन सी है? सीखने की तकनीक गाइस, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसी क्रम में आप लोग याद रख लेना। सबसे पहले ग्राहक की शिकायत से निपटने का तरीका होता है सुनो, एम्फासाइज एक तरीके से उनका एनालिसिस करो, अपोलोजाइज से मतलब उनके लिए क्षमा मांगो, ठीक है। क्षमा मांगने के बाद में रिएक्ट मतलब रिस्पॉन्स करो, नाउ मतलब जस्ट अभी करो, मतलब ऐसा नहीं कि आप डिले करो कि हाँ अगले साल करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये क्रम जो है ये बेस्ट है, ये बेस्ट जो है मेथड है किसी भी ग्राहक की शिकायतों से निपटने का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ते हैं? प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे? जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, कॉपी भेजना चाह रहे हैं तो सीसी, कार्बन कॉपी, सीसी कहाँ पे? सीसी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहते हैं? निम्न स्तर की भाषा को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज को हम निम्न स्तर की भाषा भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, तो ये तो कोई भी बता देगा भाई, कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर जो पुर्जे जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि जो एरोप्लेन में सुनना वो क्या था? वो था कंप्रेहेंसिव लिसनिंग। अभी बोल रहा है आनंद प्राप्त करने के लिए, उस समय मैंने कहा था गाने सुनना जो है अप्रिशिएटिव लिसनिंग में आता है, तो प्रशंसात्मक लिसनिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को अपने पालतू कुत्ते, फालतू नहीं यार, पालतू कुत्ते के साथ में मजा आता है। प्लेइंग खेलने में मजा आएगा, डूइंग करने में, राइटिंग क्या क्या लिख दिया भाई, ठीक है, छोड़ो यार, आंसर पे फोकस करते हैं। प्लेइंग खेलने में मजा आएगा, ठीक है। राहुल को अपने कुत्ते के साथ में खेलने में मजा आएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? कौन सा ऑनलाइन भुगतान अब ऐप नहीं है? ओहो, यहाँ देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, पेटीएम तो है, फोन पे है, ये एक्चुअल में गूगल पे था। क्या था? गूगल पे। तो गूगल पे तो क्या है ऑनलाइन पे। इंडिया पे नहीं है। इंडिया पे क्या है? इंडिया पे कभी देखे हो क्या? नहीं देखे ना, इंडिया पे नहीं होता भाई, ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, ये पूछा नहीं है, तो इंडिया पे नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, सारे 75 क्वेश्चन कंफर्म कर लो, एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रेगुलर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी सीरीज के लिए आप लोग जुड़े रहिए, इसी यूट्यूब चैनल से रेगुलर वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।